नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 132 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली के प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, आपका ये मंथ कैसे जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है यह है ममता देवी जी का। इन्होंने लिखा है, यदि किसी इंसान ए को बिजनेस पार्टनर बनाना है तो नाम राशि से 11th राशि के नाम वाले इंसान बी से जुड़ जाएं, लेकिन बी के लिए तो ए का संबंध उसका नाम राशि से 3rd में हो जाएगा, तो बी को फायदा होगा, उसका तो संघर्ष और बढ़ जाएगा। देखिए क्या होता है ना, नॉर्मली जब आप किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, यदि आप अपने आप में सक्षम हो, यदि आपके पास में इस तरह की स्थितियां हो कि आप पूर्णतः सक्षम है, चाहे फाइनेंशियली सक्षम है, आप मेंटली सक्षम होने चाहिए, इमोशनली आप सक्षम होने चाहिए। अगर आप पूर्णतः सक्षम है तब तो आप पार्टनरशिप के व्यापार की तरफ जाते ही नहीं हो, तब तो आप इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरफ जाते हो। अब जब आप इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरफ जाते हो तो आपका गोल क्या होता है कि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको देखने में मिल जाए, कम पूंजी आप लगाएं और ज्यादा पूंजी आपको देखने में मिल जाए। यानी कि जो आपका इनपुट है, जो भी आपने इनपुट उस बिजनेस में किया है, वो मैक्सिमाइज होकर के, मल्टीप्लाई होकर के आपको प्राप्त हो। यही होता है। आप नॉर्मली यदि आप सक्षम होते हैं और आप जब बिजनेस करने उतरते हैं, परंतु जब आप सक्षम नहीं होते हैं, अब हो सकता है आप मेंटली सक्षम ना हो, यानी कि आपको उस बिजनेस को करने के लिए आपके पास वो नॉलेज नहीं है, ठीक है, या आप फाइनेंशियली सक्षम ना हो कि आपको एक स्टार्टअप करना है, उसमें जितना पैसा लग रहा है उतना आपके पास में नहीं है, या हो सकता है कि आप इमोशनली उतने सक्षम ना हो कि आप एक बिजनेस को शुरू कर सकें, तब आप उस केस में पार्टनरशिप के बिजनेस की तरफ विचार करते हो। अब विचार कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हो। आपका मेन गोल क्या था? इनकम को जनरेट करना, स्व का फायदा, सेल्फ का, खुद का फायदा देखना और उस फायदे को पाने के लिए बिजनेस करना। तो जब आपको किसी पार्टनर की आवश्यकता हो रही है उस चीज को पूर्ण करने के लिए जो कि आपके पास कम थी, तो आप एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करते हो। तो अब फायदा किसको चाहिए? कुंडली कौन दिखवा रहा है? आप दिखवा रहे हैं। इस सूत्र को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो आप अपना फायदा उसमें देख रहे हैं ना, तो आप ऐसा पार्टनर ढूंढेंगे जो कि आपके लिए लाभप्रद हो, जो कि आपसे जुड़े तो आपका उसमें लाभ हो। तो आपने 11वीं राशि का चयन कर लिया, यही सूत्र कहता है। अब रही बात उस बी पर्सन की, तो यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो उसकी भी होने वाली, परंतु उससे जुड़ने के बाद में आपको ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू सामने वाले का, क्योंकि उसके लिए आप पराक्रम, तीसरे भाव में आते हो, तो वो अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन आपके ग्रोथ के लिए करने वाला है। परंतु नॉर्मली जो पार्टनरशिप होती है वो 50-50 की ही पार्टनरशिप होती है, या यदि उससे कम की होती है, यदि आपका शेयर ज्यादा होता है तो आप कुछ चीज ज्यादा पहले से दे रहे होते हैं, तो बैलेंस में चलता है। नॉर्मली इसको संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो ये तीसरे 11वें का संबंध है। यदि आपको लाभ होगा तो इनडायरेक्टली उसको भी लाभ होगा, क्योंकि वो भी उस बिजनेस में उतनी ही पार्टनरशिप रखता है। नवम पंचम का संबंध होता है तो भी ये, लेकिन षडाष्टक का जब संबंध होता है तो उसमें दोनों को नुकसान होता है। जब एक पार्टनर को नुकसान होगा तो प्रोजेक्ट तो एक ही है ना। इसको आप ऐसे समझो ना, जैसे पति और पत्नी दोनों है, यदि घर में कलह होगी
तो परेशान तो दोनों ही होंगे। ऐसा थोड़ी है कि पत्नी बस परेशान हो रही है, पति बिल्कुल परेशान ना हो। यदि घर का माहौल खराब होगा या घर में गंदगी होगी मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो दोनों की ही लाइफ पर पड़ेगा ना। तो ठीक उसी तरह से पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप भी 7th हाउस से देखी जाती है। तो अफेक्शन दोनों को बराबर होता है, लेकिन यदि ए ने बी को चूज किया तो उसकी मेहनत कुछ हद तक ज्यादा हो सकती है और उसके मेहनत, उसके रिसोर्सेज का फायदा इस ए पर्सन को देखने में मिलता है। तो इस तरह से आप इसको देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा उसका संघर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर एक पार्टनर को लाभ हो रहा है तो दूसरा पार्टनर भी कहीं ना कहीं ग्रोथ में सम्मिलित होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है ऋतिक कुमार राय जी, इन्होंने लिखा है कि एक कुंडली में ग्रहण वो होता है जिसमें सन राहु, सन केतु, मून राहु, मून केतु साथ में किसी भी भाव में हो। लेकिन अगर किसी इंसान का जन्म ही ग्रहों में, ग्रहण में या ग्रहण के सूतक में जन्म हुआ हो, तो ये भी उसी तरह काम करेगा या इसमें दुष्प्रभाव और मल्टीप्लाई होकर के मिलेंगे। ठीक है। और इन सब विशेष खगोलीय घटना के दिन जन्मे जातक को नेचर क्या इशारा देता है और इसका क्या सटीक उपाय होता है। देखिए, सबसे पहले तो सूर्य राहु, सूर्य केतु, चंद्र राहु, चंद्र केतु की युति यदि जन्म कुंडली में है और इनके बीच में अगर 12 अंश की दूरी है, तो कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव होता है कि आत्मविश्वास में कमी, पिता के साथ संबंध खराब, माता के साथ संबंध खराब, मानसिक अशांति, मानसिक तनाव, ये सब देखने में मिलता है। परंतु जब जिस समय ग्रहण हो या ग्रहण का जब सूतक लगा हो, उसी समय पर यदि किसी बालक का जन्म होता है, तो उस समय आकाश में जो गोचरीय घटनाएं होती हैं, उनकी वजह से जो तरंगे होती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो बहुत इंटेंस होती हैं। तो वो जो बालक पैदा होता है, उसकी बॉडी में भी जो एनर्जीज हैं, उसकी जन्म कुंडली में जो एनर्जीज हैं, वो काफी ज्यादा इंटेंस होकर के देखने में मिलती हैं। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, क्योंकि वो इंटेंस एनर्जी जो है, वो जातक जो बच्चा है ना, क्योंकि छोटा है वो, तो वो उनको संभाल नहीं पाता है, जो कि उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देती है। तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने में उसको जीवन के शुरुआती दौर में मिलती हैं। नॉर्मली देखा जाए तो जो ग्रहण के दुष्प्रभाव हैं, यदि उसी ग्रहण के सूतक काल में वो बच्चा जन्म हो रहा है, तो वो मल्टीप्लाई होकर के ही मिलेंगे उसके दुष्प्रभाव। परंतु क्या होता है ना, क्योंकि आप सिर्फ धन के दृष्टिकोण से कुंडली देख रहे हो सकते हो, आप सिर्फ पद के दृष्टिकोण से कुंडली देख रहे हो, आप हो सकता है कि सिर्फ मान और सम्मान के दृष्टिकोण से कुंडली देख रहे हो, लेकिन कुंडली को देखने के भी 4 नजरिए होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अगर आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और ये युति यदि 8th हाउस में बनी हुई है या फिर 9th हाउस में भी बनी हुई है, और कहीं ना कहीं सूर्य या चंद्रमा ये बलवान होकर के बैठे हुए हैं, जैसे सूर्य उच्च राशि, स्वराशि इत्यादि में हो, केतु इत्यादि के नक्षत्र में बैठा हो, या चंद्रमा पक्ष बल से बली हो, उच्च राशि, कर्क राशि इत्यादि में हो, तो व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए इंटेंस एनर्जी उसको सपोर्ट कर देती है। जो दैवीय शक्तियां होती हैं, वो उस व्यक्ति से जल्दी ही संबंध साध लेती हैं या उससे जल्दी ही सिद्ध हो जाती हैं। अगर ये 11वें भाव में बने, 10वें भाव में बन रही है, तो जातक के भौतिक उत्थान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। 11वें में बने तो धन लाभ के दृष्टिकोण से इसको बहुत अच्छा माना जाएगा। 10th हाउस में यदि बनेगी तो उसकी करियर ग्रोथ, नेम फेम के लिए उसको बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ये डिपेंड करता है किस भाव में, किस राशि में बनी है। परंतु हाँ, सूतक के समय पर जन्म होने के चलते इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव बढ़ करके मिलता है, और उन तरंगों का प्रभाव उस जातक के जीवन काल में आजीवन कुछ ना कुछ तो पड़ता ही रहता है। और सटीक उपाय यही हो सकता है कि जो भी ग्रह, जैसे सूर्य है तो सूर्य के उपाय किए जाएं, चंद्रमा है तो चंद्रमा के उपाय किए जाएं, इनके मंत्रों का जाप किया जाए। चंद्रमा बना रहे हैं तो माता का सम्मान हो, सूर्य बना रहे हैं तो पिता का सम्मान किया जाए। यही सामान्य उपाय है, इनको करना होता है। जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है, तो फिर कुछ विशेष उपाय होते हैं जो जन्म कुंडली के आधार पर देख करके दिए जाते हैं, और वो उस जातक को करने होते हैं, उनको ऐसे सामूहिक कार्यक्रम में नहीं बताया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है रिपुन रानी पात्रो, इन्होंने लिखा है कि मेष लग्न की कुंडली के 7th हाउस में वक्री शनि के साथ राहु बैठे हैं, और शुक्र 4th हाउस में, 3rd हाउस में सूर्य, बुध, बृहस्पति है, 10th में चंद्रमा है। तो मैरिड रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आएंगी प्लीज? अरे ये तो अलगाव को ही प्रदर्शित कर रहा है, कहीं ना कहीं दाम्पत्य विच्छेद को ये युति प्रदर्शित कर रही है। जो कॉम्बिनेशन आप बता रहे हो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, परंतु जो दुष्प्रभाव है वो यही है, दाम्पत्य विच्छेद या जीवन साथी के स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा परेशानियां, या दोनों के साथ में जुड़ने के बाद में उनका विकास पूर्ण रूपेण बाधित हो जाए, ये इस बात को प्रदर्शित करता है। देखिए, मेष लग्न का चार्ट है, सप्तम भाव में तुला राशि आई, तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, परंतु उच्च राशि में शनि वक्री हो गए तो सप्तम भावस्थ शनि नीच के समान फल देंगे। मेष लग्न की कुंडली में शनि लग्नेश के शत्रु हैं, एक लग्नेश का शत्रु ग्रह सप्तम भाव में जाकर के बैठा और एकादशेश होकर के सप्तम में बैठा, और एकादश भाव छठे से छठा होता है, तो एकादशेश होकर के सप्तम भाव में बैठ करके नीच के समान फल देना नेगेटिव है। ऊपर से राहु के साथ बैठे हैं तो आपके सप्तम भाव में ही श्रापित दोष लग गया है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य का सुख तो अधूरा ही रह जाएगा।
अब लग्न में केतु है तो व्यक्ति छोटी-छोटी सी बातों पर चिढ़ जाने वाला, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी उसको देखने में मिलता है। शुक्र 4th हाउस में बैठ गए हैं जाकर के, अब कर्क राशि में शुक्र बैठ गए हैं और इन पर इस नीच का प्रभाव देने वाले शनि की दृष्टि पड़ गई है, तो शुक्र भी शनि की दृष्टि से पूर्ण रूपेण पीड़ित है। इन्होंने लिखा है कि 3rd हाउस में सूर्य, बुध और बृहस्पति है, तो बृहस्पति की दृष्टि जरूर पड़ रही है सप्तम भाव पर, परंतु राहु की दृष्टि भी बृहस्पति पर पड़ रही है। बृहस्पति की पोजीशन को देखना होगा, हो सकता है अस्त ना हो, यदि ये सूर्य से अस्त हो गए होंगे तो फिर तो दाम्पत्य में परेशानियां जाएंगी, लेकिन यदि बृहस्पति बहुत मजबूत होकर के 3rd हाउस में बैठे हैं तो कुछ हद तक बचा लेंगे। 10वें में चंद्रमा होने के चलते भी अब आप इसमें कौन सा बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव निकाल करके ले आओगे, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। और अगला प्रश्न जो है ये भी ममता देवी का ही है। इन्होंने लिखा है, क्या पारद शिवलिंग घर में रख करके पूजा की जा सकती है रोज, या फिर घर में केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए? देखिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में रखना काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, परंतु पारद के शिवलिंग को भी आप घर में रख करके नित्य उनकी पूजा कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, या ये कहीं से भी किसी तरह के दोष को उत्पन्न नहीं करता है। आप बिल्कुल, यदि आपके पास में नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है तो आप पारद के शिवलिंग को भी घर में रख करके उनकी विधिवत पूजा कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानियां नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 132 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।